गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 2025 जीके जीएस का क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लाए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 23, जिसमें से 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम जो एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी लोको पायलट रेलवे किसी भी अन्य तैयारी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ और उनके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज का हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, आप उनको बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न बोलता है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम उम्र क्या है? तो बताइए राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए? यहाँ पे है पहला ऑप्शन है 40, ऑप्शन में भी 35, ऑप्शन में 30, ऑप्शन में भी अन्य। बताइए कि कितना उम्र होना चाहिए। तो राज्यसभा की बात बोला है, तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपकी मिनिमम एज कितना 30 साल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है जब हो जाएगा। तो मिनिमम एज कितना है 30 साल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका डिटेल थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या बोली गई तो 250, तो 250 अधिकतम संख्या होती है। और इनमें से क्या था 238 ऐसा है जो क्या क्या राज्यसभा और संघ राज्य के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होते हैं। तो किसमें राज्यों और संघ राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं। अब 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो क्या क्या राष्ट्रपति के द्वारा, तो 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। की पॉइंट में देख लेते हैं। राज्यसभा जो होते हैं राज्यसभा ये अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना 23 है। तो राज्यसभा को बोलेगा आर्टिकल कितनी तो 80, ये भी याद रखिए। और राज्यसभा में सदस्य की ना 6 वर्ष के लिए कार्यकाल करते हैं। तो कितने 6 वर्ष के लिए वो मेंबर रहते हैं, फिर उनके बाद पुनः इनका चुनाव किया जाता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा में टोटल बोलेगा तो 250 होती है, उसमें से क्या था 238 है जिसमें से संघ और राज्य के द्वारा होते हैं। अब 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको क्या कहता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और यह आर्टिकल 80 के अंतर्गत में आता है। मिनिमम 30 होती है और यह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इतना राज्यसभा से आप लोग प्रश्नों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात हैं। इसमें बोलता है शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो शराब का निर्माण कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से होता है? किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या विस्थापन? तो हम शराब के निर्माण की प्रक्रिया ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से शराब का निर्माण किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कौन? ए.ओ. ह्यूम जो थे कांग्रेस के संस्थापक थे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं। तो देख लेते हैं सही आंसर ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। की पॉइंट में देख लेते हैं। कब? 28 दिसंबर, तो डेट याद रहेगा 28 दिसंबर 1850 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ? बॉम्बे में। तो ये भी याद रखिएगा। पहले होता है 1885 में, फिर 1886 में और फिर 1887। ये 3 गो सीक्वेंस याद रखिएगा। बम्बई, कोलकाता, मद्रास। तो बम्बई पहला होता है बम्बई में, याद रखिएगा बॉम्बे में। फिर दूसरा होता है मद्रास में, फिर दूसरा होता है कलकत्ता में और तीसरा होता है मद्रास में। तो ये तीनों सीक्वेंस याद रखिएगा। तो तीनों अलग अलग से याद रखिएगा। चलिए फिर देखते हैं उस समय का जो स्क्वाटिंग निवासी क्या था? अकोटिया ह्यूम द्वारा की गए थे। तो ये भी याद रखिएगा। फिर अगला बोलता है इसी का दूसरा नाम ए.ओ. ह्यूम, इसी का नाम है ए.ओ. ह्यूम। तो इसका नाम है ऑक्टिनियम ह्यूम, ताकि पूरा नाम भी याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी। तो यदि कांग्रेस को बोलेगा पहले अध्यक्ष, तो पहले अध्यक्ष बोलिएगा तो बिमोश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। दिल्ली के सबसे युवा अध्यक्ष बोले गए तो अबुल कमाल आजाद। तो कौन? अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने क्या 1925 में से दिल्ली के विशेष सत्र की अध्यक्षता भी थी। तो सबसे युवा बोलेगा तो अबुल कलाम आजाद। फिर बोलेगा दिल्ली के 1888 में सूत्र के अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज जो थे। कौन? 1888 में जो बनता है, तो यही 1888 में जो पहले बोलेगा पहले अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा जूल यूल। जो कांग्रेस का पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज जूल यूल। फिर देखते हैं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस को 1919 में इलाहाबाद संधि के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो कांग्रेस का अधिवेशन से इतना प्रश्न बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? तो इबादत खाना क्यों बनवाया गया था? धर्मों की चर्चा के लिए, राज्यों की चर्चा के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए? ये धर्म, उनकी जो धर्म होती है उनको अपनी धर्मों को चर्चा करने के लिए क्या इबादत खाने का निर्माण किया गया, ताकि वो अपने धर्मों को क्या फैला सके।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि, तो कौन सा सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया? तो उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया कौन? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। तो कौन त्याग देता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए मौर्य वंश का बोलेगा, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर कौन आता है? ये आता है बिंदुसार। तो सेकंड नंबर पर आएगा बिंदुसार, फिर थर्ड नंबर पर आता है अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार को बोलता है, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम बताते हैं, चलिए बिंदुसार को हम अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं, तो अजात शत्रु के नाम से बिंदुसार को जानता है। अशोक, अशोक के माध्यम में क्या हुआ था? 261 बीसी में क्या था? कलिंग का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। जिसमें से क्या होता है, बहुत से नर बच्चे आदि मारे गए थे, जिसमें से क्या उनका हृदय परिवर्तन होता है। फिर उनको क्या कहता है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये छोड़ के फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और फिर आ जाकर श्रावण बेलगाम में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त बहुत ज्यादा शासक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, चलिए फिर देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका शासनकाल तो कब था? 340 से लेके कितना? 297। तो ये भी याद रखिएगा, 340 से 297 के बीच में। फिर देखते हैं इनका गुरु का नाम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम थे, तो गुरु का नाम था कौटिल्य। कौटिल्य, इसी का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो ये सब नाम याद रखिएगा। चाणक्य, तो ये सब नाम याद रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या बोलता है? चंद्रगुप्त का दूसरा नाम बोलता है सेंड्रोकोटस, तो भी याद रखिएगा सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त का नाम था। फिर इसके बाद फिर कौन आता? बिंदुसार। बिंदुसार का क्या नाम है? अमित्र घाट के नाम से जाना था। कौन सा? अमित्र घाट, अमित्र घाट के नाम से जाना था। अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार को जाना था। फिर बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि कौन था? मेघस्थनीज। मेघस्थ मेघस्थनीज, तो ये भी याद रखिए, मेघस्थनीज दरबारी कवि था, जो कौन था? सेल्यूकस निकेटस का क्या था? राजदूत था। तो ये मेघस्थनीज सेल्यूकस निकेटस का, तो सेल्यूकस निकेटस का क्या? राजदूत था। ये भी याद रखिएगा। ये कौन सा धर्म अपनाता है? ये जैन धर्म को अपनाता है। तो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाता है? तो जैन धर्म को अपनाता है। और इनके मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक? इंडिका। तो ये याद रखिएगा, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबारी कवि के रूप में था। फिर बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ होता है? तो ये श्रावण बेलगांव में इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अशोक के बारे में तो बता ही दिए, कलिंग का युद्ध हुआ था, और ये इसके उस समय की जो राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में कहाँ है? पटना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? बताइएगा किसके बीच लड़ा गया था। यहाँ पे देखिए आप तराइन का युद्ध दिख रहा होगा फोटो में, तो ये किसके बीच लड़ा गया था, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज तृतीय के बीच में, मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच में, और मोहम्मद गौरी अजय पाल के बीच में। तो बोलते हैं तराइन का ये प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी में देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तो पृथ्वीराज तृतीय का तराइन का युद्ध लड़ाया गया। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का युद्ध 1911 और 1991 और 1992 में दो लड़ाई की श्रृंखला लड़ी। तो 91 पहली युद्ध 91, दूसरी 92 में, जो कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। पहली लड़ाई में राजपूत की जीत हुई थी। फर्स्ट लड़ाई में कौन? राजपूत लोग जीत जाता है। जबकि जब तराइन की दूसरी युद्ध होता है तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की पराजित हो जाती है। तो मोहम्मद गौरी दोनों के बीच होते हैं, तो दूसरी लड़ाई में क्या? पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो कृषि की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आईने अकबरी के माध्यम से मिलता था, अकबरनामा के माध्यम से मिलता है, या मुखबर उल उलाल के द्वारा मिलता है, या तारिक ए फारिस्ता के द्वारा मिलता है? तो बताइए कि कृषि के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता था? तो कृषि के बारे में ये आईने अकबरी, तो आईने अकबरी के द्वारा तो इसके इसी में मिलता है, आईने अकबरी में मिलता है कृषि के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, किसने बंगाल के मुगल साम्राज्य को पृथक कर स्वतंत्र किया था? तो बताइए मुगल साम्राज्य को पृथक कर स्वतंत्र किया था। मुर्शिदा कुली खान है, सैयदत खान है, सरफराज खान है, या अन्य? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से क्या कहता था? पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो कौन?
तो ये था ऑप्शन नंबर ए, क्या है, मुर्शिद कुली खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां जो है बंगालों को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? 1853 में, 1856 में, 1863 में, 1865 में। विधवा पुनर्विवाह कानून एक्ट कब आया था? तो क्या आया था? 1856 में। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी 1856 में। ये कौन है यहाँ पे आपको दिख रहा है? ये है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जो क्या है यहाँ पे देखिए आपको विधवा महिलाएं दिख रही हैं। इन्हीं के लिए क्या था, ये जोर शोर से बहुत सारा मतलब कि कानून लाया था और उनके विरुद्ध में क्या था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कब आया? 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह वैध किया था। डेट याद रखिएगा 16 जुलाई 1856। यह अधिनियम क्या है? 26 जुलाई 1856 को अधिनियम को पारित किया गया था और इसे विधवा विवाह अधिनियम को 1856 के कारण में कौन? लॉर्ड कैनिंग के भारत के गवर्नर थे। उस समय जो पारित किया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1856 के दौरान? तो लॉर्ड कैनिंग। अधिनियम कहाँ क्या मदरसा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। और इसका जो इसका मसौदा वगैरह तैयार करने का कौन काम किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और ईश्वरचंद विद्यासागर अधिनियम की स्थापना का प्रमुख भूमिका निभाए थे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर इनके महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी? बताइए। हाँ, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी 1877 ईस्वी के बाद में, 1833 ईस्वी के बाद में, 1858 ईस्वी के बाद में और 1799 के बाद में। तो बताइए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी के बाद में। तो 1858 ईस्वी के बाद में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? तो रामायण और महाभारत के रचना कौन सी अवधि में हुई थी? पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी से अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन बी वैदिक अवधि में, ऑप्शन बी आर्य अवधि में। तो यह रामायण और महाभारत की रचना कौन सी अवधि में हुई बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सी? आर्य अवधि में। तो कौन सी अवधि? आर्य की जो अवधियां उनकी अवधि होती है। तो रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में होती है। जैसे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य योगिन सभ्यता का नाम से भी जानते हैं। कांस्य योगिन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम से जानते हैं कांस्य योगिन। सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण शहर जैसे कि एक मोहनजोदड़ो, याद रखिए मोहनजोदड़ो, और एक हड़प्पा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शहर था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी पे? तो हड़प्पा है ये रावी नदी पे, अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे। तो ये भी याद रखिएगा सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो या रावी नदी पे। और मोहनजोदड़ो की खोज कौन सा किया है? ये राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी कब? 1922 में। तो ये भी याद रखिएगा। फिर हड़प्पा, हड़प्पा कौन को दिया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी कब क्या था? 1921 में। तो 1921 में दयाराम साहनी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इसी का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। रामायण की रचना कौन किया था? वाल्मीकि ने किया था। और जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महर्षि वाल्मीकि रामायण की और वेद व्यास महाभारत की। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमेशा मिलता रहे। तो आज के लिए